दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। संक्रमण का कहर लगातार जारी है, लेकिन परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ के लिए प्रवासी मजदूर अब प्रदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा है। संक्रमण के दौरान लोग वापस घर इस उम्मीद से लौटे थे क्योंकि अब अपने घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। सरकार ने भी आश्वासन दिया और लोग घरों की ओर रुख करने लगे, लेकिन 3 माह तक हाथ पांव मारने के बाद भी रोजगार की संभावना नहीं दिखने और जमा पूंजी के खत्म होने के बाद अब परिवार के लिए प्रदेश की राह ही लोगों के लिए मजबूरी बनी हुई है। इसका असर अब दिखने लगा है। प्रदेश में भी मजदूरों की किल्लत होने के कारण प्रदेश से अब बसें गांव पहुंच रही है, वहां से मजदूरों को प्रदेश ले जाया जा रहा है। मजबूरी के कारण आंखों में आंसू और विरह का दर्द लिए लोग बसों में सवार हो रहे हैं। मनरेगा के तहत रोजगार मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन बरसात शुरू होने के कारण काम पर ब्रेक लग गया है। ऐसे में रोजगार की चिंता और परिवार का खर्च चलाने को लेकर लोग प्रदेश जाने को मजबूर हो रहे हैं। संक्रमण के इस संकट के दौर में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बिहार के लोगों को डबल मार झेलना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बस किराया 30% बढ़ सकता है, इसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपए की वृद्धि हुई है। इस कारण बस परिचालन महंगा पड़ रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए संभावना है कि बस संचालक 25 से 30% तक किराया बढ़ाने की घोषणा करेगा। जी हाँ, इससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। बिहार में कल 19 जिलों में 123 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,611 हो गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 11, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 12, दरभंगा में 1, गया में 8, गोपालगंज में 13, जहानाबाद में 1, कटिहार में 3, किशनगंज में 2, मुंगेर में 10, नालंदा में 3, नवादा में 11, पटना में 13, पूर्णिया में 3, समस्तीपुर में 8, सारण में 9, शेखपुरा में 3 और सिवान में 1 पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पिछले 24 घंटे में 374 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इन सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें तत्काल होम आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया गया है। इनके साथ ही राज्य में अब तक 6,480 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और ये अपने घर लौट भी चुके हैं। बिहार में 12वीं पास के छात्रों के लिए बिहार सरकार कुछ वर्ष पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की है। जी हां, इस स्कीम के तहत 12वीं पास होने वाले छात्रों को बिहार सरकार बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपए की लोन देती है। ये योजना बहुत पहले ही शुरू कर दी जा चुकी है और ये योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दी जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में बहुत से युवा 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि राज्य में छात्र आगे भी उच्च स्तर की पढ़ाई जारी रखे और पैसों के अभाव के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ना ना पड़े। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए बिहार के विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन के लिए छात्रों को आधार कार्ड, आवेदन और सह आवेदक का पेन, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और राज्य में उसे लागू भी किया। मैं वचन देता हूं, मेरी सरकार बनी तो बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और नए कल कारखाने खुलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में ये बातें बोल रहे थे। साथ में तेजस्वी यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी अब समय की मांग है। आज सरकार आरक्षण को खत्म करने पर तुली है, लेकिन सरकार की मंशा राजद कभी पूरा होने नहीं देगा। हमें संविधान की 9वीं अनुसूची में इनके प्रावधानों को शामिल करने की मांग की है। उससे कोई भी सरकार आरक्षण की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे क्षेत्र, उत्तर एवं मध्य बिहार में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को आसार हैं। जी हां, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार जिले में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा। इन्हें रेड जोन में रखा गया है। शुक्रवार को भी इनमें से अधिकतर इलाकों में बारिश होती
बरती रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग ने खतरे को देखते हुए इन इलाकों के लोगों से अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से अनावश्यक काम से घर से ना निकलने की भी अपील की गई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी युक्त हवाओं का उत्तर बिहार में मिलन हो रहा है, जो भारी बारिश की स्थितियां सामने ला रही है। देश की जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। कल पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब आज पेट्रोल के दामों में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वही डीजल के दामों में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो वही शुक्रवार को पेट्रोल 16 पैसा महंगा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। संक्रमण के संकट के चलते नौकरी छूट जाने या फिर काम बंद होने के बाद लोग एक बार फिर से अपने गांव की ओर लौट गए। गांव लौटे लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी से काम लेंगे तो गांव में रहकर भी आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। देश के किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है। नेशनल बैम्बू मिशन भी उन्हीं योजनाओं में से एक योजना शामिल है। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत आप बांस की खेती करके लाखों कमा सकते हैं। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत आप अगर बांस की खेती करते हैं तो आपको प्रति पौधा 120 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जी हाँ, सरकारी नर्सरी से पौधे फ्री में मिलेगी। इसकी 136 प्रजातियां होती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बांस की किस्में, लेकिन उनमें से 10 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा हो रहा है। ये देखकर प्रजाति का चयन करना होगा कि आप किस काम के लिए बांस लगा रहे हैं। अगर फर्नीचर के लिए लगा रहे हैं तो संबंधित प्रजातियों का चयन करना होगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कृषि केंद्र पर जाकर आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देसी उत्पादकों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बिहार के 500 कुम्भकारों को विशेष रूप से 5 दिनों का प्रशिक्षण देकर मिट्टी के कुकर तैयार करवाए जाएंगे। साथ ही अन्य उत्पादक भी तैयार होंगे। खादी भंडारों के माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री देश भर में की जाएगी। जी हाँ, ये उत्पाद चीनी उत्पादकों का मुकाबला करेगी, यानी कि चीन में जो उत्पाद होते हैं उस उत्पाद के मुकाबले हमारे यहाँ की मिट्टी से बना उत्पाद मुकाबला करेगी। उसमें मिट्टी के कुकर की सर्वाधिक मांग की जा रही है। मिट्टी का कुकर बिहार के सासाराम में क्लस्टर समूह बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मिट्टी की सजावटी सामग्री भी बनवाई जाएगी। राज्य के कुम्हार कुल्हड़ भी तैयार करेंगे। इन्हें रेलवे से जोड़कर बाजार मुहैया कराया जाएगा। फसलों को क्षण भर में नष्ट कर देने वाले टिड्डियों का दल बिहार पहुंच गया है। कल रात इनका एक छोटा दल रोहतास जिले के कासकच्छ प्रखंड में पहुंच गया। रात में ही अधिकारियों ने उपचार शुरू कर दिया, लेकिन उसमें से लगभग आधी टिड्डियां बक्सर की ओर चली गई। इसी के साथ इलाहाबाद की ओर से टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल अब भी बना हुआ है। अगर वह दल बिहार की ओर रुख करेगा तो ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि सरकार ने फायर ब्रिगेड से लेकर सभी जरूरी दल को पहले से ही सजग कर दिया है। बिहार पहुंचने वाले टिड्डियों का दल अब तक बहुत छोटा है। अधिकारियों के अनुसार मात्र 1000 की संख्या में टिड्डियों का इस दल इस इलाके में पहुंचे थे। बिहार कृषि सचिव ने अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। रविवार के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। कैमूर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, सारण, भोजपुर, गया, सीवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिले की सभी पंचायतों में चेतावनी जारी कर दी है। गलवान घाटी में चीन की हरकतों से देश में चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। हर स्तर पर चीन को सबक सिखाने की बात हो रही है। व्यापारिक संगठनों ने तो चीन से आयात को कम करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से कच्चे माल के आयात पर कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमारे देश में नहीं है उसे बाहर से मांगने पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य तब होती है जब गणेश भगवान की मूर्ति भी चीन से आयात किया जाता है। यानी कि गणेश भगवान की मूर्ति जो चीन से आयात होती है, चीन से लाया जाता है, उस पर आपत्ति है। क्या मिट्टी की मूर्ति भी चीन से मंगवाना जरूरी है? अपने यहाँ क्या तैयार नहीं हो सकता है? बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद बाहरी राज्य से आकर जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी बनने वाले देश के
पहले व्यक्ति बन गए हैं। जी हां, बिहार के दरभंगा के मंझोली निवासी इस अधिकारी को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के बाहर से किसी व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ हो। जारी दस्तावेज के अनुसार चौधरी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर की बाहो तहसील के तहसीलदार डॉक्टर रोहित शर्मा ने जारी किया है। दरभंगा के हाईघाट प्रखंड के मझोलिया गांव रहने वाले नवीन कुमार चौधरी के पिता का नाम श्री देवाकांत चौधरी है और मां वेदती देवी है। 4 भाई और 1 बहन में नवीन चौधरी सबसे बड़े हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के बीच नेपाल ने गंडक नदी में पानी छोड़ा है। इसके बाद गोपालगंज में बांधों पर खतरा बढ़ गया है। इधर किशनगंज में मूसलाधार बारिश के बीच शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अमूमन पूरे उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश के बीच बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियां उफान पर है। आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। स्थिति पर पल पर नजर रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भी आज 19 जिलों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज जिले में भारी बारिश हो रही है। अगले 5 दिनों तक तेज बारिश के संकेत हैं। वहीं नेपाल के पोखरा और गौरभोआ में भी अब तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश और हिमपात से नेपाल बराज लबालब है। ऐसे में गंडक के जलस्तर आज फिर से उपनाएगी। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से रेन कट के चलते बांधों पर खतरा मंडराने लगा है। सुरक्षा को लेकर जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीणों और अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। सभी तटबंधों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरपुर में बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा समेत अधवारा समूह की नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही है। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आज कई नदियों के लाल निशान से ऊपर जाने का खतरा बना हुआ है। संक्रमण के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती ही जा रही है। एक और महंगाई तो वही दूसरी ओर सेविंग पर ब्याज दरें लगातार कम होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईएफओ की तरफ से एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इसके पीछे मुख्य वजह निवेश पर घटते रहने वाले रिटर्न को बताया जा रहा है, जिसके चलते प्रोविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज को घटाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर नया हल्फनामा पेश कर दिया है। हल्फनामे में उन सारी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है जिन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था। नए हल्फनामे में साफ किया गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने बताया कि ये रिजल्ट 3 पेपर के मूल्यांकन के आधार पर जारी होंगे और इसी आधार पर स्टूडेंट दाखिला ले सकते हैं। 12वीं क्लास के स्टूडेंट बाद में एग्जाम दे सकते हैं। अगर वे ऐसा विकल्प चुनते हैं तो परीक्षा में हासिल किए गए नंबर ही फाइनल होंगे। असेसमेंट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। देश में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से एक आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेनें, जिसमें से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है, वे 12 अगस्त तक बंद की जा रही है। नए आदेश से यह साफ हो गया है कि 12 अगस्त तक अब केवल स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा सकेगी। इस साल नेपाल के लोगों को पश्चिम बंगाल के अनानास का मीठा स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। नेपाल के साथ नक्शा विवाद के जोर पकड़ने के बाद बंगाल के उत्तरी हिस्से के अनानास उत्पादकों ने इस साल नेपाल को अनानास का निर्यात नहीं करने का फैसला किया है। बंगाल में अनानास के कुल उत्पादक का 80% ही इसी इलाके में होता है और यहाँ से हर साल बड़े पैमाने पर नेपाल को इसका निर्यात किया जाता है। संक्रमण की वजह से जारी लंबे लॉकडाउन की वजह से कीमतों में गिरावट से अनानास उत्पादकों को भारी नुकसान सहना पड़ा है। इस बार अनानास की बम्पर पैदावार हुई थी, लेकिन उत्पादकों और व्यापारियों का कहना है कि अनानास भले ही आधी कीमत में बिके या फिर खेतों में ही सड़ जाएं, उसको कोई परवाह नहीं है। इनको किसी भी कीमत पर नेपाल नहीं भेजा जाएगा। चीन के साथ चल रही तानातनी के बीच एक तरफ भारत सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के नागरिक भी एक सुर में कहने लगे हैं कि वे चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। कोई सोशल मीडिया पर बहिष्कार करने की अपील कर रहा है तो कोई आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए ऐसे सामान की खरीदारी नहीं करने का आवाज बुलंद कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पटना के चांदनी मार्केट बकरगंज का अब क्या होगा, जो चीन में बने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का हब बना हुआ है। यहाँ पिछले दिनों बिक्री में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन वो चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार से आई है या फिर लॉकडाउन के बाद उपजी मंदी से, ये कहना मुश्किल है।
कांग्रेस में कल कई घंटों तक अजीबोगरीब घटनाक्रम चला। लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर को प्रत्याशी घोषित किया, मगर उनकी जरा सी चूक ने प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर सिंह की किस्मत का ताला खोल दिया। सुबह पार्टी विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह के आवास पर जुटे कांग्रेसी दिग्गजों को जैसे ही पता चला कि तारिक अनवर दिल्ली के वोटर हैं, वे फिर से दूसरे को प्रत्याशी बनाने की जुगाड़ में जुट गए। करीब 2.5 से 3 घंटे तक चली राजनीतिक मशक्कत के बाद आखिरकार बाजी समीर कुमार सिंह के हाथ लगी। समीर कुमार सिंह को कांग्रेस एमएलसी का टिकट दे दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक चले जाने से सब हैरान हैं। उनके जाने का गम फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में है। कई नेता सुशांत सिंह के चले जाने पर शोक जता चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक्टर के घर पहुंचे थे। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक्टर के पटना स्थित उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने सुशांत सिंह की तस्वीर पर मालार्पण करके श्रद्धांजलि दी। मुलाकात के बाद आरजेडी नेता ने ट्वीट करके लिखा है कि मशहूर अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। कम उम्र में उन्होंने ऊंचाई प्राप्त करके बिहार का नाम रोशन किया है। हमारी मांग है कि बिहार में बनने वाली फिल्म सिटी का नामकरण सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हो। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।